हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट मेड इजी। आज हम शुरू करने वाले हैं अल्ट्रा प्रो मैक्स रिवीजन ऑफ चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसके अंदर हम क्विक रिवीजन करेंगे थ्रू द क्वेश्चंस। ये है फर्स्ट पार्ट जिसके अंदर हम 25 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो आप अपना आंसर सोच लेना जब मैं क्वेश्चन बोलूँगी और फिर वो मैच कर लेना करेक्ट आंसर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ डैश फ्रॉम द डैश विद डैश produced by the cells is known as breathing। तो इसका करेक्ट आंसर होगा द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफेयर विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इज नोन एज ब्रीदिंग। नेक्स्ट इज द सेकंड क्वेश्चन, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर डैश एंड डैश। दो चीज़ों पर मैंने बताया था, एक इन्होंने बता दिया कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करेगा और दूसरी डैश में क्या आएगा, हैबिटेट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज द थर्ड क्वेश्चन, अर्थ फॉर्म यूज देयर डैश फॉर द ब्रीदिंग। क्या चीज़ यूज़ करते हैं वो, मॉइस्ट क्यूटिकल। इसी तरीके से आपको सभी ऑर्गेनिजम्स का पता होना चाहिए जो भी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। अगर अभी भी नहीं याद है तो आप एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट इज द फोर्थ क्वेश्चन, द नेजल चेम्बर ओपन्स इन टू द डैश अ पोर्शन ऑफ विच इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। मान लीजिए आपको ये भी नहीं पता कि नेजल चेम्बर किसके अंदर ओपन होता है, लेकिन ये तो पता है ना कि कॉमन पैसेज कौन है फूड और एयर का, pharynx। तो that is a correct answer. Next is the fifth question. Dash is a cartilaginous box which helps in the sound production and hence are called dash। तो sound box हमने किसे पढ़ा था, larynx को। larynx एक cartilaginous box है और larynx sound produce करते हैं, इसलिए उसे हम और क्या बोलते हैं, sound box। Next is the sixth question. During swallowing, dash can be converted into a thin cartilaginous flap called dash to prevent entry of food into dash। मैंने बताया था ना खाते वक्त हमें क्यों नहीं बोलना चाहिए, और मतलब क्या चीज़ को कवर करता है थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप, ग्लॉटिस को कवर करता है थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप। उस फ्लैप का नाम है एपिग्लॉटिस। वो फूड को किसके अंदर नहीं जाने देता, लैरिंक्स के अंदर नहीं जाने देता। नेक्स्ट इज द सेवेंथ क्वेश्चन, ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ डैश थोरेसिक वर्टिब्रा। कौन सी वाली थी, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। इनटू द राइट एंड लेफ्ट ब्रोंक्यूल्स, नहीं, ब्रोंकाई। नेक्स्ट इज द एट्थ क्वेश्चन, ह्यूमन बींग्स हैव टू लंग्स विच आर कवर्ड बाय अ डबल लेयर डैश विद डैश फ्लूइड बिटवीन देम। तो जो ह्यूमन्स हैं वो कितनी लेयर से कवर होते हैं, दो लेयर से, और उस लेयर का नाम क्या होता है, प्लूरा। और उसके अंदर होता कौन सा फ्लूइड है, प्लूरल फ्लूइड। और अगर आपको पता हो प्लूरल फ्लूइड किस चीज़ में मदद करते हैं, फ्रिक्शन को कम करने में। नेक्स्ट इज द नाइन्थ क्वेश्चन, द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स अप टू डैश कॉन्स्टिट्यूट कंडक्टिंग पार्ट वेयर एज द डैश एंड देयर डक्ट्स फॉर्म द रेस्पिरेटरी और द एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कंडक्टिंग पार्ट कौन बनाता है और एक्सचेंज पार्ट कौन बनाता है। तो कंडक्टिंग पार्ट कहाँ तक बनता है, कंडक्टिंग पार्ट बनता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। ये ध्यान रखना है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स की बात हुई है यहाँ पर। और एक बार अब आप अपनी एनसीईआरटी में ढूंढना कि इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स कौन से ब्रोंक्यूल्स तक थी। आई होप से वैसे आपको अब याद आ गया होगा इसके बाद। और नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, नेक्स्ट डैश में क्या आएगा, कौन सी डक्ट्स और क्या चीज़ मिलकर बनाती है रेस्पिरेटरी पार्ट, दैट इज द एल्वियोलाई। नेक्स्ट इज द 10th क्वेश्चन, द थोरेसिक चेम्बर इज फॉर्म डोर्सली बाय वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली बाय डैश, लेटरली बाय डैश एंड ऑन द लोअर साइड बाय द डोम शेप डैश। तो आपको सारी साइड से पता होना चाहिए। देखो डोर्सली कैसे होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम से। वेंट्रली का मतलब क्या होता है, आगे की तरफ। आगे की तरफ से कौन कवर करते हैं, स्टर्नम। और स्टर्नम मैंने आपको बताई थी कौन सी बोन होती है, ब्रेस्ट बोन। नेक्स्ट इज लेटरली, साइड से किन से कवर होता है वो, रिब से। एंड ऑन द लोअर साइड बाय द डोम शेप डैश। क्या चीज़ थी डोम शेप की, डायफ्राम। एक दूसरी तरीके से भी आपको पता होना चाहिए कि डायफ्राम की आपको शेप पता होनी चाहिए जो कि डोम शेप होती है, और वो कौन सी साइड से कवर करते हैं, लोअर साइड से। नेक्स्ट इज द 11th क्वेश्चन, रेस्पिरेशन इन टोटल इन्वॉल्व डैश स्टेप्स। तो कितने स्टेप्स इन्वॉल्व करते हैं, 5 स्टेप्स। अब आप बोलेंगे ये तो एनसीईआरटी में कहीं डायरेक्टली नहीं दिया हुआ था। नहीं, हमने 3rd पेज पर पढ़ा था ना, 5 स्टेप बताए हुए थे, तो वो सब आपको सीक्वेंस में भी याद रखने हैं, और मेनली 5 स्टेप हैं। तो इस तरीके से आपको सब कुछ करना आना चाहिए। अब एनसीईआरटी आपने अच्छे से कवर कर ली है तो आपको क्वेश्चन रिकॉल होने लग रहे होंगे, ये लाइन हमने वहाँ पढ़ी थी, ये ऐसे किया था, तो ऐसे रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट इज द 12th क्वेश्चन, द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग डैश ग्रेडियंट बिटवीन डैश एंड डैश। कौन सा ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं हम, प्रेशर ग्रेडियंट। किस किस के बीच में, लंग्स के बीच में और एटमॉस्फेयर के बीच में।
नेक्स्ट इज द 13th क्वेश्चन. इंस्पिरेशन अकर्स इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इज डैश देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इंस्पिरेशन कब होगा? इंस्पिरेशन का मतलब क्या था? इनहेलेशन. सांस हमें अंदर की तरफ लेनी है, तो अंदर की तरफ हमें सांस लेनी है, तो लंग्स का प्रेशर कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, क्योंकि हमेशा एयर कहाँ से मूव करती है? ज़्यादा प्रेशर से कम की तरफ. जब एटमॉस्फेयर में ज़्यादा प्रेशर होगा तभी तो लंग्स में आएगा ना. तो इसलिए लंग्स के अंदर का प्रेशर कैसा होगा? कम होगा. और लंग्स के अंदर के प्रेशर को हम पल्मनरी प्रेशर भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज द 14th क्वेश्चन. एक्सपायरेशन विच इज ऑल्सो नोन एज, आपको याद आना चाहिए, एक्सेलेशन, टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रा पल्मनरी प्रेशर इज डैश देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. कैसा होता है तब? हायर होता है. नेक्स्ट इज द 15th क्वेश्चन. इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम विच इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चेंबर इन द डैश एक्सिस. अब देखिए इंस्पायरेशन कैसे होता है. इंस्पायरेशन में पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर वॉल्यूम बढ़ती है थोरेसिक चेंबर की, क्योंकि तभी तो प्रेशर कम होगा ना. लेकिन किस एक्सिस में? कौन सी एक्सिस में? आपको याद आना चाहिए एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में. नेक्स्ट इज द 16th क्वेश्चन. ड्यूरिंग इंस्पायरेशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डैश मसल लिफ्ट्स अप द रिब and the sternum causing an increase in the volume of thoracic chamber in dash axis. तो कौन सी वाला होना चाहिए था? फर्स्ट डैश में कौन सी मसल आएंगी? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल. और वो किस एक्सिस में इंक्रीज करेंगी? डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में. डोर्सो वेंट्रल कौन सा था अगर आपको अभी याद ना हो? आगे पीछे वाला. और एंटीरो पोस्टीरियर कौन सा था? ऊपर नीचे वाला. ओके. नेक्स्ट इज द 17th क्वेश्चन. Humans have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscles in the dash. कहाँ पर प्रेजेंट थी एडिशनल मसल्स? एब्डोमन के अंदर. नेक्स्ट हम आते हैं 18th क्वेश्चन पर. ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ डैश टाइम्स पर मिनट. तो आपको ब्रीदिंग रेट पता होना चाहिए, दैट इज 12 to 16 टाइम्स पर मिनट. नेक्स्ट इज द 19th क्वेश्चन. द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन द ब्रीदिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ डैश which helps in the clinical assessment of pulmonary functions. तो अब क्या था उस इंस्ट्रूमेंट का नाम? That is known as pyrometer. Next is the 20th question. Approximately dash ml of air is inspired or expired during normal respiration, and a healthy man can inspire or expire approximately dash ml of air per minute. तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि किस एयर की बात हो रही है, कौन सी वॉल्यूम है, आपको पता हो तो. ये है टाइडल वॉल्यूम. उसकी वैल्यू क्या होती है? 500 ml. तो फर्स्ट डैश में आएगा 500 ml. और फिर जो मैंने आपको बताया था कि एक मिनट में कितना होता है? 6 से 8,000 लीटर, क्योंकि 600 to 8000 मिलीलीटर वो हो जाएगा 6 से 8 लीटर. लेकिन यहाँ पर मिलीलीटर में पूछा हुआ है तो 6000 to 8000 मिलीलीटर. नेक्स्ट इज द 21 क्वेश्चन. इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एवरेजेस डैश ml वेयर एज ERV एवरेजेस डैश. तो IRV की वैल्यू कितनी होती है? 2500 to 3000 ml. और ERV की कितनी होती है? 1000 to 1100. याद रखना ERV में और RV में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उन्हें एक बार ढंग से आप बार बार लिख के याद कर लेना, उनकी वॉल्यूम्स थोड़ी कंफ्यूजिंग होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22. तो ये देखो वही क्वेश्चन आ गया RV वाला जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं. वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर डैश एक्सपायरेशन इज नोन एज डैश वॉल्यूम. इट एवरेजेस 1100 to 1200 ml. तो ये कौन सी वॉल्यूम है जो हम फोर्स एक्सपायरेशन के बाद भी लंग्स के अंदर बच जाती है, जिसे हम RV के नाम से जानते हैं, जिसमें RV की फुल फॉर्म है रेजिडुअल वॉल्यूम. नेक्स्ट इज द 23 क्वेश्चन. डैश इज इक्वल टू TV प्लस IRV. अब देखो मैंने जैसे आपको सबके फॉर्मूला बताए थे, तो आपको पता होना चाहिए किसका क्या फॉर्मूला बनेगा. अब हम यहाँ पर टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV कर रहे हैं, तो क्या बनेगा? IC, जिसकी क्या फुल फॉर्म थी? इंस्पिरेटरी कैपेसिटीज़. आप मेरी बात मानना, आज प्लीज़ एक बार सारे फॉर्मूलाज ना लिख के देख लेना ये सारे, और इनकी वैल्यूज़ भी आप याद कर लेना. नेक्स्ट इज द 24th क्वेश्चन. फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर डैश एक्सपायरेशन. दिस इंक्लूड्स डैश ERV एंड डैश. तो आपको पता होना चाहिए, देखो मैंने आपको बताया था ना कि आपको इन वॉल्यूम्स की कैपेसिटीज़ की फुल फॉर्म भी अच्छे से ध्यान होनी चाहिए. तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कौन सी होगी? फर्स्ट डैश में क्या आएगा? कौन सी एक्सपायरेशन के बाद बचना चाहिए? आप सोचिए एक बार. ये बचना चाहिए नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद. और इसके अंदर कौन कौन सी वॉल्यूम्स होती हैं? एक हमें ERV तो लिखी है, बाकी दो वॉल्यूम्स कौन सी होती हैं? IRV एंड RV. नेक्स्ट इज द 25 क्वेश्चन. वाइटल कैपेसिटी इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद आउट आफ्टर डैश इंस्पायरेशन. दिस इंक्लूड्स डैश TV एंड डैश. तो कौन कौन सी होती हैं? कौन सी इंस्पायरेशन की बात होता है? फोर्स इंस्पायरेशन की बात. और इसके अंदर वॉल्यूम्स कौन कौन सी होती हैं? TV प्लस IRV प्लस ERV.
आई होप सो आपसे ये सारे क्वेश्चन अब सॉल्व हो रहे होंगे। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम बाकी की 25 क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच।